नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पॉलिटी सीरीज या संविधान सीरीज में। मैं हूं हंसराज कुमावत और ये है अपना इस सीरीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संघ और नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बने हैं, मैं बताऊंगा किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो मेंस में बना है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल, और ये शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से, है ना, हम भारत के लोग। ये ऐसे के ऐसी एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। सर कोई ऑप्शन है कि नहीं याद करें? बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, याद होना ही चाहिए। कैसे याद करेंगे? 20 बार पढ़ो, लिख लिख के याद करो, है ना। मेन चीज जो आपको कैसे याद करने चीजें, तो लिख लिख कर आपको याद करना है। ये चीज आपने याद करी, फिर आपको एक कॉपी लेनी है, फिर उसमें लिखना है। तो जब आप लिखेंगे तो फिर आपको पता लगता है कि कितना आप पानी में है, समझो। तो लिख लिख कर पढ़ने की आदत आप डालिए। चलिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप देख सकते हैं, पूरी एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर इसमें वन बाय वन जो वर्ड हैं देखना एक बार। मेंस में, मेंस 2017 का शायद ये क्वेश्चन हुआ करता है। मेंस में क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो लगे हैं विशेषण, इन विशेषणों का क्या अर्थ है? ये जो विशेषण लगे ना, संप्रभु, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, तो ये क्या है? ये विशेषण क्या है? तो इनके बारे में क्वेश्चन आ गया था। तो पूरा पूरा एग्जैक्ट आपको ऐसा लिखना था। फिर संविधान, ये जो प्रस्तावना है, यहाँ से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सीधा का सीधा एग्जैक्ट पूछ जाएगा। इनका क्रम भी आपको याद रखना है एग्जैक्ट, कि संपूर्ण प्रभुत्व पहले है कि समाजवादी बाद में है, कि पंथ निरपेक्ष पहले है कि समाजवादी पहले है। ये सब एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा, कौन से वर्ड इसमें है कौन से नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आपको ये याद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखो, इनमें वर्ड आ जाते हैं संप्रभु। क्या होता है? संप्रभु होना या सोवरेन होना। तो जहां पर भी संप्रभु या सोवरेन आए, तो संप्रभु या सोवरेन होने का मतलब ही होता है कि हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, यानी हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे अगर आप भी हैं, तो आप अगर संप्रभु हैं, इसका मतलब आप किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं। सर कैसे निर्णय ले सकते हैं? तो आंतरिक मामलों का कोई निर्णय हो या बाह्य मामलों का कोई निर्णय हो, वो सारे निर्णय हम ले सकते हैं। जैसे हम अपने भारत में किस तरीके की गृह नीति अपनाएंगे, ये गृह नीति अपनाने के लिए हम जो है वो फ्री हैं। हम कौन सा एक्ट लेके आएंगे कोई हमें नहीं बताएगा, कोई यूएसए, कोई फ्रांस, कोई रशिया हमें नहीं बता सकता, कोई यूएन तक भी नहीं बता सकता कि आपको ये करना है, समझ लो। दूसरा, बाह्य नीति, हम पाकिस्तान के साथ कैसे नीति अपनाएं, हम चीन के साथ कैसे नीति अपनाएं, ये हमें कोई दूसरा देश डिक्टेट नहीं कर सकता। हालांकि डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या ट्रम्प की बात हम मान रहे हैं? ट्रम्प तो कह रहा है कि भैया रूस से आप जो है वो तेल मत खरीदो, उससे मिलिट्री डील मत करो। पर हमने क्या क्या ऐसा, हमने S-400 किससे खरीदा? हमने रूस से खरीदा। हम उससे जो है मिलिट्री डील करते हैं, हम उससे तेल खरीद रहे हैं। तो हम, इसका मतलब है कि स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, यानी आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में हम स्वयं सक्षम हैं, हमें किसी और के डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है समाजवाद। क्या होता है ये समाजवाद? तो देखो, समाजवाद का अर्थ अपनाया, वैसे देखो समाजवाद जो होता है, सोशलिज्म एक होता है, एक कैपिटलिज्म होता है, हालांकि एक जो है वो साम्यवाद भी होता है। साम्यवाद समाजवाद का और आगे का रूप। समाजवाद जो होता है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि जितने भी उत्पादन और जो भी वितरण के साधन हैं, वो सारे के सारे साधन किसके अंडर में होंगे? सरकार के अंडर में होंगे। ये समाजवाद मानता है। और जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो पूंजीवाद क्या मानता है? पूंजीवाद मानता है इन सब लोगों का, इन सब चीज़ों का सरकार से कोई मतलब नहीं है, ये सब होंगी व्यक्तिगत चीज़ें, है ना। प्राइवेटाइजेशन पर ये बल देता है। और ये साम्यवाद समाजवाद जो है, समाजवाद, ये उत्पादन और वितरण के साधन वो सरकार का बल देते हैं। तो क्या भारत में ऐसा है कि हर कुछ जो उत्पादन और वितरण के साधन है उसमें सबका सब सरकार का ही शासन है, उसके ऊपर सरकार का शासन है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपने सरकार के हाथों में भी कुछ चीज़ें, अपने यहाँ पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं उनके हाथों में भी, यानी कि व्यक्तिगत हाथों में। जैसे अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, टाटा है, सब है, बिड़ला है, और साथ साथ सरकार भी है। रेलवे सरकार चलाती है ना। पर जो है वो बाकी चीज़ें और ये भी करते हैं, है ना। जैसे दिल्ली में बस चलती है, तो दिल्ली में बस सरकारी बसें भी चलती हैं, तो प्राइवेट भी चलते हैं। स्कूल प्राइवेट भी है तो सरकारी भी है। मेन चीज़ ये है कि अपने यहाँ जो समाजवाद अपनाया गया है वो ये साम्यवादी समाजवाद नहीं है। अपने यहाँ जो समाजवाद अपनाया गया है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। सर ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, यानी इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का भी
जो है वो स्वामित्व हो सकता है, साथ साथ निजी व्यक्ति का भी हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में सरकार का मेन काम होगा अवसरों की समानता सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा निश्चित करना और संपत्ति का समान वितरण। जैसे कैसे सर? जैसे अगर कोई गरीब आदमी स्कूल नहीं जा पा रहा है तो हम सरकारी स्कूल बनाएंगे, बिल्कुल। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल जा पा रहा है तो जाए, कोई डीपीएस में जाना चाह रहा है तो जाए, है ना। जैसे किसी को मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराना है तो कराएं, मगर कोई नहीं करा पा रहा तो हम सरकारी अस्पताल खुलाएंगे। ऐसे समझ रहे हो? ये हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो हमारा समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें बात की गई है यहां पर कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमारा लोकतंत्र काम करेगा। ये ऐसा समाजवाद हमारा है। नेक्स्ट आ जाता है धर्मनिरपेक्षता। देखो, धर्मनिरपेक्षता जो है एक यूरोपीय धर्मनिरपेक्ष होते हैं। एक NCERT की बुक है, उसमें आराम से आप समझ ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में आराम से पढ़ना, पर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ मोटा मोटा। देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का, यहाँ समझते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यहाँ का राज्य से अर्थ है तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। पर ध्यान रखना, राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा दे सकता है, यानी हज यात्रा करवा सकता है तो फिर राज्य जो है वो करवा सकता है कि भाई जो हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा होती है वो भी करवा सकता है। ये तो राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, यानी भारत की सरकार ये नहीं कहेगी, भारत का राज्य जो है वो ये नहीं कहेगा कि हमारा धर्म हिंदू है या मुस्लिम है। जैसे पाकिस्तान का आप समझो, पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम रिपब्लिक है, याद रखना। तो वो मुस्लिम देश है, वो अपना धार्मिक राज्य, वो अपना धर्म मानता है वो राज्य कि वो उसका धर्म जो है वो इस्लाम है, पर भारत ऐसा धर्म नहीं मानता। और भारत किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता कि भारत कल को जो है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने लगे और कह दे भाई मंत्री होंगे सारे हिंदू होंगे और ये जो ऑफिसर होंगे वे भी सारे हिंदू होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मगर पाकिस्तान ऐसा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। साथ ही साथ जो इंडियन जो अपनी सेक्युलरिज्म है, जो अपना धर्मनिरपेक्षता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ये यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता से अलग है। यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है, राज्य और धर्म इनके बीच में बिल्कुल भी संबंध नहीं होता, यानी राज्य के काम में धर्म अड़ंगा नहीं अपनाएगा और धर्म के मामले में राज्य अड़ंगा नहीं अपनाएगा। वहां पर चर्च चला करता था, वहां के सिस्टम अलग हुआ करता था, पर भारत में धर्म जो है वो अलग सिस्टम से काम करता था। तो अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ देखो 2 तरीके के धर्मनिरपेक्षता की बात अपने यहाँ है। धर्म में का जो मामला अपने यहाँ है तो धर्म में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पर यूरोप में, यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में नहीं कर सकता है। चाहे फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता देख लो, चाहे आप अमेरिका की, चाहे आप इंग्लैंड की देखो, वहां पे राज्य हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकता धर्म के मामले में, और धर्म राज्य में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। बट अपने यहाँ राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे? देखो, अपने यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें अंतः धार्मिक प्लस यहां पर है अंतर धार्मिक, अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक जो अपने यहां हम कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, अंतर धार्मिक या अंतर धार्मिक हम कहेंगे असमानता, उसको खत्म करता है ना। जो अपने यहाँ बोलबाला है उसको ये खत्म करता है अपनी ये धर्मनिरपेक्षता। कैसे धर्म अंतर धार्मिक का मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म हो, इनमें कोई भी धर्म एक दूसरे के ऊपर नहीं है। यानी हिंदू धर्म अपने आप को मुस्लिम धर्म पे नहीं थोपेगा, सब धर्म अपने अपने अनुसार काम कर सकते हैं। और दूसरा अपने यहाँ आ जाता है अंतर धार्मिक। अंतर धार्मिक का मतलब धर्म के अंदर ही कोई जो है कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। जैसे अंतर धार्मिक में क्या आएगा, जैसे अपने यहाँ क्या है, वर्ण है, तो यहां पर अपने यहाँ क्या है, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण। तो ये नहीं हो सकता कि उच्च वर्ण जो है वो निम्न वर्ण वालों को दबा के रखें, तथाकथित सो कॉल्ड जो अपर जातियां होती है, ऊंची जातियां, नीची जातियां, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको हमारा संविधान रोकता है। इस मामले में जो है हमारा राज्य जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है ना। तो ऐसा देखना करता भी है, ऐसे राज्य ऐसा में देखो आरक्षण नीति लेकर आया है ताकि इन निम्न वर्ग वालों को इन उच्च वर्ग वालों के बराबर लाया जा सके। तो राज्य ने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया, है ना। यहाँ पर ऐसा चलता था कि जो वर्ण आधारित समाज अपना हुआ करता था, जिसमें कहता कि निम्न जो शुद्ध वर्ण है वो तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता या फिर वो पढ़ नहीं सकता, तो सरकार ने रोका ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये वर्ण तो हमारे धर्म का पार्ट है जी, फिर राज्य धर्म में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है।
क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो अंतर धार्मिक जो डोमिनेंस है उसको खत्म करेगा। तो ये हुआ ना। अगला, जैसे ऐसा हो सकता है कि जो महिलाएं अपने यहाँ हैं, महिलाओं के साथ अपने यहाँ गलत व्यवहार होता है ना। महिलाओं को अक्सर जो है वो नीच माना जाता है अपने यहाँ, है ना। नीच वर्ड का मतलब ऐसा समझो कि महिलाओं को तो पढ़ने नहीं देना चाहिए, इनको तो अक्ल नहीं होती, इनको तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार बोलेगी, यहाँ पर जो है राज्य बोलेगा नहीं, ये नहीं करने देंगे हम, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। जैसे सबरीमाला केस, देखो मेंस में ऐसा क्वेश्चन बने कि क्या सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म में हस्तक्षेप कर रही है? तो बिल्कुल नहीं कर रही है। वो धर्म का पार्ट जो एसेंशियल पार्ट नहीं है धर्म का, उनमें सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। और अंतर धार्मिक डोमिनेंस को खत्म करने के लिए उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। समझ रहे हो? तो सबरीमाला केस में क्या हुआ था कि महिलाएं वहां पर नहीं जा सकती थी, इसलिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वहां पर महिलाएं जाएंगी, क्योंकि ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता का पार्ट है ना। क्योंकि हम अंतर धार्मिक जो डोमिनेंस है वो खत्म करेंगे, और यहाँ पर ये कोई भी धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो क्या हुआ, 3 तलाक। 3 तलाक में क्या हुआ, वो तलाक 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 बोल के 3 बार जो है वो तलाक देते थे मुस्लिम धर्म में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बैन है, और सरकार ने इस पर कानून भी बना दिया। तो अब वो मुस्लिम धर्म वाले ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर दिया जी। तो बात आएगी, क्या 3 तलाक मुस्लिम धर्म का एसेंशियल पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो यह क्या अंतर धार्मिक डोमिनेंस को खत्म करता है? बिल्कुल खत्म करता है, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार पर चोट करता था, इसलिए सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये याद रखना, अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक डोमिनेंस की बात इसको खत्म करता है हमारी धर्मनिरपेक्षता। और राज्य और धर्म का पूर्ण निषेध नहीं करती है हमारी धर्मनिरपेक्षता। राज्य जो है वो युक्त ढंग से धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। चलो जी, इतने सारे काम, ये धर्मनिरपेक्षता हो गई। अगला आता है अपने यहाँ लोकतंत्र। क्या होता है लोकतंत्र? तो देखो लोकतंत्र का क्या होता है, लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा जो है वो देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो इसकी सबसे सटीक परिभाषा, गेटिसबर्ग एक समिट हो रहा होता है, गेटिसबर्ग मीटिंग, वहां पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति इसको देते हैं, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन। यही क्या है? यही है लोकतंत्र। यानी यहां पर जनता सीधे शासन करेगी। क्या होगा? जनता का शासन जहां होगा, जहां किसी राजा रानी इनका शासन नहीं होगा, वो देश है लोकतंत्र। यानी जनता सीधे शासन करेगी। तो आप कहोगे कि सर क्या यहां पर जनता सीधे शासन करती है? नहीं। अब देखो देश इतना बड़ा है, देखो नहीं, एक स्क्रीन लेते हैं यहां पर हम, देखो लोकतंत्र यहां पर देखो क्या होता है, जनता का शासन होगा वो लोकतंत्र। यानी जहां पर कोई राजा रानी किसी का शासन ना हो वो लोकतंत्र है ना। सीधे जनता शासन करे। तो क्या सर जनता सीधा शासन इतने भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में कर सकती है? नहीं, जनता शासन नहीं करती। इसलिए लोकतंत्र के 2 तरीके हो जाते हैं। एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र कहां सर? ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। और एक होता है अप्रत्यक्ष शासन। एक होता है अप्रत्यक्ष शासन। सर ये अप्रत्यक्ष शासन कौन से बला का नाम है? तो देखो अप्रत्यक्ष शासन का अर्थ यहां पर हो जाता है जनता सीधे नहीं शासन कर सकती। जैसे हम और आप सीधे जनता जो है वो शासन हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे। क्या चुनेंगे? हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि शासन करेंगे। जैसे 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 लोकसभा का चुनाव होता है तो हम अपना एमपी चुनते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हम अपना एमएलए चुन लेते हैं। तो वो हमारी तरफ से शासन कौन कर रहा है? एमपी एमएलए। मंत्री कौन बनते हैं? एमपी एमएलए। तो ये कर रहे हैं कि नहीं शासन? यानी इनडायरेक्टली हम ही शासन कर रहे हैं। तो ये होता है लोकतंत्र। तो जहां डेमोक्रेसी होती है वहां जनता का शासन होता है ना। हालांकि ये लोकतंत्रवाद जो है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव हो रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्रश्न पूछना होता है, इनको वापस बुलाने वाली चीजें होती है ना। ये सब चीजें इसमें होती है। चलो ये लोकतंत्र हो गया। अगला है गणराज्य। गणराज्य होने का मतलब है कि किसी देश का प्रमुख, याद रखना देश का प्रमुख बोल रहा हूं, सरकार का प्रमुख नहीं बोल रहा हूं, किसी देश का प्रमुख जो है वो चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। समझ पा रहे हो? किसी देश का प्रमुख, जैसे जैसे जैसे
आप यहाँ पर समझो, सॉरी नहीं, एक टैब स्क्रीन लेते हैं हम, नई स्क्रीन, वाइट स्क्रीन। चलो, गणराज्य, गणराज्य होने का मतलब क्या हो गया? देश का प्रमुख। जब भी ऐसा पॉलिटी में बात है, या राज्य का प्रमुख, राज्य का मतलब यूपी एमपी बिहार नहीं, राज्य का मतलब देश होता है, पर स्टेट का मतलब। तो राज्य का प्रमुख, मैं सरकार का प्रमुख नहीं बोल रहा हूं, राज्य का प्रमुख बोल रहा हूं। राज्य का प्रमुख जो है वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत होने का मतलब जैसे राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। रानी की बेटी रानी या रानी का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। वंशानुगत जैसे जैसे इंग्लैंड में यूके में क्या होता है, वहां की रानी मर गई तो अब उसका बेटा राजा बन गया, ऐसा। तो क्या वहां पर रिपब्लिक है? वो नहीं है। क्या वहां डेमोक्रेसी है? बिल्कुल डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, है ना। तो यहां पर क्या है, देश का प्रमुख। तो देश का प्रमुख इंग्लैंड में कौन है, यूके में कौन है? तो वहां की रानी है। अब कौन है वहां का? राजा, सम्राट। पर क्या भारत में देखो तो भारत जो राज्य है, भारत जो देश है, इसका प्रमुख कौन है? आपको कि प्रधानमंत्री। बिल्कुल गलत बात, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। यही गलती मत करना बिल्कुल। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति है राज्य के प्रमुख। तो भारत में देखना राज्य के, सॉरी, ओहो, स्क्रीन तो चली गई। चलो फिर देख लेते हैं। तो देखना, भारत में जो राज्य के प्रतिनिधि, जो प्रमुख हैं, यानी राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं है। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद, ये चुने गए थे। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो अलग बात है, प्रत्यक्ष चुने जाए या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाए, है ना। उसके बाद में जैसे अभी कौन है अभी? राष्ट्रपति जी हमारे, है ना। तो ये राष्ट्रपति का नाम, अब इतना तो देखो आपको पता ही होना चाहिए। तो जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति जी जो है वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई है, जनजातीय महिला है, समझ आप बात। तो देखो ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई है। कमेंट बॉक्स में आप राष्ट्रपति जी का नाम बताएंगे, और रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे, इनका भी आप नाम बताएंगे। बहुत अच्छे से कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, हालांकि अभी उनकी मृत्यु हो गई है। तो देखो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो क्या भारत एक गणराज्य है? बिल्कुल गणराज्य है। क्या अमेरिका एक गणराज्य है? बिल्कुल गणराज्य है। वहां के राष्ट्रपति भी तो चुने जाते हैं, सरकार के प्रमुख, वो राज्य के प्रमुख। क्या इंग्लैंड, जिन्हें हम कहते हैं यूके, क्या यूके एक हम कहें कि गणराज्य है? तो बिल्कुल नहीं, वहां पर मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये समझ गए, गणराज्य होने का मतलब ही है कि किसी देश का प्रमुख वंशानुगत ना होकर चुना जाए, तो वो होता है गणराज्य होना। चलो जी, और क्या है? न्याय। तो देखो जब भी न्याय आए तो उसका मतलब होना है फेयर होना। फेयर मतलब गोरा वाला फेयर नहीं, फेयर होने का मतलब है किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, ये होता है न्याय। तो भारत में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। पर याद रखना, जब भी न्याय की बात आए तो भारतीय प्रस्तावना में न्याय 3 तरीके की बात की गई है। ये बाकी छोड़ो, ये भारत में 3 तरीके की समानता की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हो गया? जब भी न्याय की बात आए तो कितनी तरीके की न्याय? 3 तरीके की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि सामाजिक जो भी आपकी हैसियत है उसके आधार पर, क्योंकि आप किसी निम्न वर्ण से हैं, उच्च वर्ण से, तथा कथित निम्न वर्ण उच्च वर्ण से हैं, इसके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक, आप अमीर हैं, गरीब हैं, इसके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, है ना, यानी कि राजनीति में आपका धर्म क्या है, आपके पास पैसा क्या है, इसके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप अमीर हैं तो भी चुने जा सकते हैं, आप चाय वाले हैं तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये है राजनीतिक न्याय, समझो। तो ये न्याय होना चाहिए, फेयर, सबके साथ रहेंगे, बिल्कुल। सर आ जाती है स्वतंत्रता। देखो ये न्याय, चलो ये न्याय का सिद्धांत। अगला आ जाए स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है ये कहां से लिया जाता है? तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये विचार लिए जाते हैं फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिए जाते हैं? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 ईस्वी से शुरू होती है, तो फ्रांस की क्रांति से लिए जाते हैं। और न्याय ये जो है वो रूस की क्रांति से लिए जाते हैं। 1917 में रूस की क्रांति होती है, वहां से सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत लिए जाते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? मतलब कुछ भी करने की आजादी। बिल्कुल गलत, ये गलत है। कुछ भी करने की आजादी, यानी मेरे किसी को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है तो कुछ भी करने की आजादी है। मेरे को किसी को गाली देने का मन कर रहा है तो क्या कुछ भी करने की आजादी है? नहीं, ये आजादी नहीं है। मैं तो रात को दारू पी के गाड़ी चलाऊं, क्या ये आजादी है? बिल्कुल आजादी नहीं है। मैं किसी को लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाऊं जोर जोर से, क्या आजादी है? बिल्कुल आजादी नहीं है। तो कब अक्सर बच्चे जो है वो ये समझ लेते हैं
कि कुछ भी करने की आजादी, ये स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, नहीं। एक्चुअल में स्वतंत्रता क्या है? तो अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आप जो भी कार्य करें उसकी छूट होना स्वतंत्रता है। हालांकि स्वतंत्रता पे कुछ युक्ति प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। सर्वांगीण विकास मतलब जैसे मुझे शिक्षा हासिल करनी है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे आपको कह आप तो भाई तथाकथित नीची जाति से आप पढ़ नहीं सकते, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आपका सर्वांगीण विकास के लिए आपको खाना खाना है तो भैया सर्वांगीण विकास तो तभी होगा। पोषण युक्त खाना खाना, ये आपकी स्वतंत्रता है। आपको जी इलाज कराना है तो ये आपकी स्वतंत्रता है। आपके सर्वांगीण विकास के लिए अगर आपको कुछ बोलना है सभ्य तरीके से तो आप बोल सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। तो ये होती है स्वतंत्रता। हमारे संविधान में कितनी स्वतंत्रता प्रस्तावना में बताई गई है? तो एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि न्याय की कितने प्रकार के न्याय, तो ये 3 न्याय। स्वतंत्रता किसकी? तो विचार रखने की, अभिव्यक्ति करने की, आप जो एक्सप्रेस करना चाहें, विश्वास, उपासना और आस्था की स्वतंत्रता की बात करती है हमारी प्रस्तावना। अगला आ जाता है समानता, है ना। समानता का मतलब है कि कानून के समक्ष समान है। समानता हमारे यहाँ 2 प्रकार की है, कानून के समक्ष समता। देखो नई स्क्रीन लेते हैं फिर पढ़ते हैं। देखो समानता जो है वो 2 तरीके की होती है दुनिया में, 2 तरीके की समानता। एक जो है वो यूके में है, एक है यूएस में। यूके में जो समानता है वो है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या काला, क्या गोरा, क्या मोटा, क्या पतला, सब, क्या नाटा, क्या लंबा, सब बराबर है। कोई कानून के समक्ष जो है वो बड़ा नहीं है, किसी को अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यह है कानून के समक्ष समता। एक और विचार आता है कानूनों का सम्मान संरक्षण। कानूनों का सम्मान संरक्षण की क्या बात होती है सर? यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और कानूनों का समान संरक्षण दिया जाएगा। तो देखो कभी कभी कुछ बच्चे जो है कम पढ़े लिखे, तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो कहते देखो कानून के समक्ष समानता है, तो फिर आरक्षण क्यों देते हैं? ये तो भाई असमानता हुई ना, है ना। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो देखना दूसरी अपना जो है वो दूसरा एक प्रावधान ये भी है, कानूनों का सम्मान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार। कानूनों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है? समानों के साथ समान व्यवहार। क्या? समानों के साथ समान व्यवहार मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं आपको कि ए से लेकर बी तक आपको एक दौड़ लगानी है, एक रेस लगानी है। एक व्यक्ति एक्स है जो कि अच्छा खासा जिम जाता, बढ़िया खतरनाक वाला, वो ओलंपिक्स में दौड़ता है। और एक जो है हम कह दें कि एक 14 साल का छोटा सा बच्चा है ना, और 14 साल का बच्चा, और इसकी एक टांग टूटी हुई है। अब मैं कह दूं जिसका नाम है वाई, अब मैं कह दूं ए से बी तक रेस करना है एक्स और वाई को, और तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो एक्स जीत जाएगा क्योंकि ये तो ओलंपिक में लड़ जा चुका है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान है, और ये 14 साल का बच्चा है, इसकी टांग भी टूटी हुई है। तो आप क्या कहोगे अगर मैं इनको बोलूं कि यहां से लेकर आप रेस लगाओ, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगी, तो इसमें जो जीत जाएगा एक्स, तो क्या ये फेयर होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, गलत हो रहा है, इसकी तो टांग टूटी हुई है। यही, जबकि कानूनों का सम्मान, कानून के समान समक्ष समानता क्या कहती है? दोनों बराबर है। कानून के समक्ष कानून अंधा है, एक्स और वाई दोनों बराबर है। एक्स जीत गया तो एक्स को इनाम मिलेगा, वाई नहीं जीता तो बाहर में जाए। ये कौन कहता है? कानून के समक्ष समानता कहता है। पर अपने यहाँ ये प्रावधान के साथ ये भी है कानूनों का समान संरक्षण। मतलब क्या हुआ? समानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जो समान है उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार हुआ तो फिर वो अन्याय हो जाएगा, समझ लो। यानी कि इस बच्चे के साथ जिसकी टांग टूटी हुई है, इसको आप इसके साथ भगा रहे हो, ये तो अन्याय कर रहे हो उसके साथ, है ना। इसकी रेस ऐसे ही जिसकी टांग टूटी हुई है उसके साथ होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप बात? इसीलिए देखना, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि समान नहीं है आओ, उनको समानता देने के लिए, उनको समान करने के लिए तो क्या करना चाहिए? एक्स को तो यहां से दौड़ करवानी चाहिए और वाई को करवानी चाहिए यहां से। वाई को इतना हेड स्टार्ट आगे देना चाहिए ताकि वाई से आगे कर सके। आप कहोगे देखो वाई को तो यहां जगह खड़ा कर दिया, अन्याय कर रहे हैं, वाई भी एक साथ रह रहा है, वाई भी समान खाना खा रहा है। भाई उससे मतलब नहीं है, इसकी भाई साहब की टांग टूटी हुई है, ये इसके बराबर है ही नहीं, तो बराबर नहीं है तो बराबर व्यवहार क्यों करोगे? तो ये पर अपने याद रखना, हमारी समानता के जो हम जब अधिकार पढ़ेंगे तब अनुच्छेद 14 और 15, अच्छा अनुच्छेद 14 में ये बातें आती हैं। अभी जो समानता की बात हो रही है हमारे प्रस्तावना में, वो 2 तरीके की समानता की बात होती है। कौन सी 2 तरीके की समानता? यहां पर है अवसरों की समानता, है ना, और यहां पर अवसरों की समानता, और एक और होती है
स्टेटस की समानता, दो तरीके की, है ना। यानी आप सब लोगों का स्टेटस समान है, कानून के नज़र में कोई ऊंचा कोई बड़ा नहीं है, सब लोगों का जो चरित्र है वो पवित्र है, सबकी बात सब एक समान है। ये तो अवसर और स्टेटस, अवसर और स्थिति की समानता की बात करता है हमारी प्रस्तावना। याद रखना, ये दो, अवसर और स्थिति की समानता की बात करता है और समानता की बात नहीं करती है हमारी प्रस्तावना, एग्जैक्ट याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होगा, जो भारतीय नागरिक हैं उनके बीच में बंधुत्व बना रहे, एक दूसरे के साथ वो मिलजुल के रहे। पर देखो हमारा बंधुत्व तो खतरे में है ना, कभी धर्म के नाम पर कभी जात के नाम पर लोग लड़ते ही रहते हैं, तो कहाँ बंधुत्व रह गया, है ना। तो बंधुत्व में क्या क्या आ जाता है यहाँ पर, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता इसमें आ जाती है बंधुत्व में। ये चीजें आपको याद रखना है। चलो, ये पूरे के पूरे वर्ड जो थे उनका मीनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, NCERT पढ़ना है, साथ ही साथ आप M लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, तो उनका मतलब और अब आपको जो पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो जी, अब मामला ये सामने आया उठ के कि क्या ये जो भारतीय प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है या नहीं। ये बात जो है वो निकल के आई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना, पेज लेते हैं, देखो। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है 1960 ईस्वी में। कब जाता है सर, 1960 ईस्वी में। केस आता है बेरूबाड़ी संघ, बेरूबाड़ी संघ केस, आपकी पीपीटी में नहीं दिया, आप यहां समझो। बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने बात जाती है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या उसमें अनुच्छेद 368 का सहारा लेकर उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो संविधान ने कहा कि ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग ही नहीं है। तो जो संविधान का भाग ही नहीं है उसमें जो है वो अमेंडमेंट कैसा, और अनुच्छेद 368 के अनुसार तो संविधान में जो है वो अमेंडमेंट होता है, इसलिए जो संविधान का पार्ट ही नहीं है उसमें अमेंडमेंट कैसा। तो 1960 के बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकते। पर इसके बाद में देखो वो कयामत की घड़ी आती है और वो दिन आता है। कब आता है सर, 1973। यहां पर एक बहुत बड़ा केस आता है। कौन सा केस आता है, तो यहां पर केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाद, यह आता है। एग्जैक्ट डेट याद रख लेना, 24 अप्रैल 1973। कितनी, 24 अप्रैल 1973, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपको, समझ आ रही है बात। तो इस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है उसका निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है वो बाकी के पार्ट के जैसे ही संविधान का भाग है। तो अभी क्या है, बिल्कुल प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो क्या संविधान, अब देखो संविधान का भाग प्रस्तावना होगी तो चेंजेस भी किया जा सकते हैं जैसे बाकी संविधान में किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल संविधान में अमेंडमेंट, यहाँ पर संशोधन किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। पर याद रखना, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और ये मूल ढांचे की संकल्पना ही संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में ही देता है। तो मूल ढांचा क्या है संविधान का, तो वो संविधान की मूल आत्मा जिसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। और ये मूल ढांचे में क्या आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बताएंगे समय समय पर क्या आएगा। अभी के लिए आप ये समझो जैसे कि भारत का धर्मनिरपेक्ष होना, भारत में संघवाद को अपनाया जाना, ये सब क्या है, ये सब मूल ढांचा, इसमें चेंज नहीं कर सकती। तो सरकार चाहे 400 पार हो जाए फिर भी धर्मनिरपेक्षता को हाथ नहीं लगा सकती, फिर भी हिंदू राष्ट्र भारत को नहीं घोषित किया जा सकता। तो इस भरोसे में मत रहना, इस आधार पर तो वोट देना ही नहीं कि हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। चलो अब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई साहब ये संविधान का भाग है, परंतु विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। साथ ही साथ न्यायालय में ये वाद योग्य भी नहीं है, न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। समझ में याद रखना, एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे मूल अधिकार है एनफोर्सेबल वैसे नहीं है, डीपीएस भी जैसे नहीं है वैसे ही सेम टू सेम ये एनफोर्सेबल नहीं है। मूल अधिकार तो एनफोर्सेबल है पर ये एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में कोई बात लिखी है उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो यहाँ पर ये वाली बात है और ये नहीं किया सरकार ने तो आप केस करो सरकार के ऊपर, ऐसा आप नहीं जा सकते। समझ में आ गई बात। और ना ही ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है, बस संविधान का ये इंटीग्रल पार्ट है और इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बशर्ते 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 आपको मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करना है। यही केस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
उसके बाद में देखो, अब तक एक चीज हमारा फैक्ट याद रखना, अब तक संविधान जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में क्या अभी तक कोई संशोधन हुआ है? बिल्कुल हुआ। कितनी बार हुआ सर? एक बार। अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार हमारी प्रस्तावना में चेंजेस हुए हैं। कब हुए हैं सर? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से चेंज हुए हैं। उस वक्त इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एग्जैक्ट ऐसा कैसा याद रखना है, और इनमें यह भी याद रखना कि समाजवादी पहले आता है कि धर्मनिरपेक्ष बाद में आता है कि अखंडता बाद में आता है। ये कैसे पता लगेगा सर? जब आप ठीक तरीके से याद कर लेंगे प्रस्तावना को, तब ये एग्जैक्ट सीक्वेंस भी पूछते हैं और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपकी यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा कि भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत की क्या स्थिति थी? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो उसमें आएगा कि भैया समाजवादी भी उस टाइम पे नहीं था, धर्मनिरपेक्ष भी उस टाइम पे नहीं था। ये तो कब जुड़ा? 1976 में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, समझ गए? अखंडता शब्द भी जोड़ा जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट होता है, कुछ मीडिया चैनल भी ये चलाते रहते हैं कि ये कांग्रेस का करा धरा है धर्मनिरपेक्षता, इससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ करता था, ये धर्मनिरपेक्षता तो कांग्रेस की जड़ करा धरा है, इससे पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था और कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, मुस्लिमों का साथ दे दिया, ये कर दिया। तो देखो, धर्मनिरपेक्षता भले ही 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि संविधान इससे पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था या भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था। बिल्कुल था। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद आप देखें और बाकी के अनुच्छेद देखें तो आपको पता लगेगा कि भारत का संविधान और भारत स्टार्टिंग से ही धर्मनिरपेक्ष थे। ये संकुचित सोच के तुच्छ प्राणी हैं, कुछ जिनको नहीं पता है क्या नहीं है, वो कम ज्ञान वाले लोग ऐसे बातें करते हैं। कुछ को ज्ञान होता तो भी वो बरगलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। आप लोगों को इसमें पढ़ना नहीं है। समझ आ गई बात? चलो जी। उसके बाद में देखो आ जाता है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में एक्चुअली क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत है, या भारत जो कि इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ। संघ का मतलब देखो, यहां पर इंग्लिश में समझोगे तब फर्क पता लगेगा। एम लक्ष्मीकांत में हिंदी में दिया तो समझ नहीं आएगा। देखो, एक होता है यूनियन, एक होता फेडरेशन। तो हमारे संविधान में यूनियन की बात की गई। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। तो यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट की बात है, फेडरेशन की बात नहीं है। समझ आ गया आपको बात? तो भारत एक यूनियन है। इस यूनियन होने का मतलब क्या है? तो भारतीय संविधान में फेडरेशन को छोड़कर यूनियन पे क्यों बल दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि भारत एक अखंड राष्ट्र है और ये राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे क्या हुआ, अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज हुआ करती थी, उन्होंने एक समझौता किया और अमेरिकन संघ बनाया, है ना? तभी तो होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले 13 थे, अब तो कितने हो गए? 50 हो गए। तो 13 राज्यों का संघ, तो उन्होंने साथ मिलकर ऐसा बनाया। तो क्या भारत में ऐसा था? नहीं। इसलिए यूनियन शब्द हमने अपनाया। अगला क्या है? अपने यहाँ जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। समझो, जैसे यूपी बोले कि नहीं मैं तो अलग होना चाहूंगा यहाँ से, नहीं हो सकता। एमपी बोले नहीं हो सकता, बंगाल बोले नहीं हो सकता, कश्मीर बोले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत एक संघ है जो अविभक्त है। राज्य इससे अलग नहीं हो सकते क्योंकि राज्यों के बीच समझौते का परिणाम भारतीय संघ नहीं है, बल्कि राज्य तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, ताकि शासन ठीक से हो सके, इसके लिए राज्य बनाए गए हैं। समझ आ रही है आपको बात? चलो, ये बात यहां पर हो गई। बाकी ये अनुच्छेद ये भी बताता है कि हमारे संघ की प्रकृति कैसी होगी। तो संघ की प्रकृति हमारी होगी, इसमें बताया गया सीधे की सीधे, तो संघीय देश होगा हमारा ये प्रकृति, क्योंकि भारत जो राज्यों का एक संघ है यानी यूनियन है। तो ये बता देता है कि भारत की शासन प्रणाली कैसी होगी। तो यूनियन जो है वो होगा राज्य। चलो जी, अब देखो यहां पर अनुच्छेद 2 की बात आती है। अनुच्छेद 3 एक होता है, अनुच्छेद 2 जहां पर भी आएगा तो अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति देता है। किसको देता है? तो संसद को देता है। सर समझे नहीं, नया राज्य मतलब जो भारत का भाग है ही नहीं, वो अलग से कोई राज्य नया जुड़े। जैसे मान लो आज जो है वो बलूचिस्तान में लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, और बलूचिस्तान कल को कह देगी हम तो भारत का भाग बनेंगे, और भारत की संसद जो है वो बलूचिस्तान को अपना नया 29वां राज्य घोषित कर दे। तो ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार होगा? 2वें अनुसार, दूसरे अनुच्छेद के अनुसार ये होगा, सेकंड आर्टिकल जो उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना? जैसे सिक्किम को बनाया था 1975 में, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया था। ये 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 और सिक्किम, ये बहुत बार यूपीएससी पूछते हैं और बहुत बाकी एग्जाम भी बहुत सारे पूछते हैं, याद रखना। ये जो 35वां संविधान संशोधन हुआ करता था 1974 का, उसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बना दिया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। तो नया जोड़ लिया। ऐसा एक अनुच्छेद जो है वो, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हो, सिक्किम
गोवा, दमन, दीव इनको भारत में मिलाया गया था। तो ये अनुच्छेद 2 हो गया। चलो जी यानी नए राज्यों का प्रवेश कर लिया। एक अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में क्या है, ये मोर और लेस बात करता है पुनर्सीमांकन की। ये राज्यों के पुनर्सीमांकन की बात करता है, यानी एक या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाए जा सकते हैं, या दो राज्यों के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक नया तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। ऐसा करना हो तो कैसा, किस अनुच्छेद के अनुसार होगा? अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा। सर जैसे जैसे आप समझाएं तो सही, कैसा होगा? देखो होता क्या है, जैसे मान लो भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बनाए गए, जैसे आंध्र प्रदेश बनाया गया 1956 में, 1953 में। चलो अभी ऐसा नहीं समझना तो आप ऐसा समझो जैसे यूपी से तोड़कर क्या बना दिया गया? उत्तराखंड। एमपी से तोड़कर बना दिया गया छत्तीसगढ़, और बिहार से तोड़कर क्या बना दिया गया? झारखंड। तो हुआ ना? तो क्या होगा? एक राज्य की सीमा में परिवर्तन हो गया। बिल्कुल सर हो गया, है ना? तो ऐसा किया जा सकता है, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य को तोड़ा भी जा सकता है। ये सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग होगा? अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो अनुच्छेद 3 की अनुसार ऐसा होगा कि राज्य की पुनर्सीमांकन किया जाएगा, तो ये पुनर्सीमांकन, इसमें नाम चेंज भी कर सकता है सरकार, जो है वो संसद जो है वो राज्यों का नाम परिवर्तन भी कर सकती है, सीमा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कल को मान लो केंद्र जो है कहते केरला का नाम केरलम होगा, ये कह दे। यूपी का नाम कह दें कि यहाँ पर भाई साहब कुछ भी कह दे, है ना? ऐसा उसका नाम कुछ भी होगा, तो ये चेंज करना है। वेस्ट बंगाल का नाम बांग्लादेश होगा, या हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो चलो ऑलरेडी है, वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल होगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल का नाम। तो ये करना है तो कौन करेगा? राज्य नहीं, केंद्र करेगा। कैसा करेगा सर? इसके लिए देखो, ऐसा कोई प्रस्ताव लाने से पहले एक तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेंगे, उसके बाद संसद में ये मामला रखा जाएगा, और फिर जो है संसद में मामला रखने के बाद में जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा को मत जानने के लिए भेजा जाएगा कि आपका क्या मत है इसमें, हम केरला का नाम केरलम कर दें या हम इसकी बाउंड्री चेंज करना है। तो राज्य का मत जानने के लिए भेजा जाएगा। हालांकि राज्य को एक निश्चित सीमा के भीतर, निश्चित टाइम सीमा के भीतर उसका जवाब देना होगा। हालांकि राज्य ये बोले कि मुझे हमें नहीं करवाना, तो भी उसकी बात मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। संसद का जो मन में आएगा वो वैसा संसद करेगी, सिर्फ उनको उनका मत जानने की कोशिश करेगी संसद। उसके बाद में साधारण बहुमत से, कैसे? साधारण बहुमत से अगर दोनों सदन पास कर देते हैं तो फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 3 कहता है। तो ऐसा कहाँ कहाँ किया गया? तो देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बना दिया गया, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया गया, और 2019 में लेटेस्ट जो है क्या कर दिया गया, जो JNK जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था स्टेट, इसको तोड़कर 2 यूटीज बना दी। लो जी, लोकतंत्र में लोग आगे जाते हैं, हम पीछे जा रहे हैं। लोकतंत्र यूटीज को लोकतंत्र में बनाया जाता है राज्य, और हम राज्य तोड़ के यूटीज बना दे रहे हैं। चलो यूटीज, एक JNK बन गई और एक लद्दाख बन गई। अब यहाँ पर दही दूध की नदियाँ बह रही है, ये है ना? तो कैसा हो सकता है? साधारण बहुमत से। इसलिए देखना, केंद्र जिसका चाहे नाम बदल सकता है जिस राज्य का, और जिसकी चाहे सीमा में परिवर्तन कर सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर के में कर दिया। ऐसा देखो, तो अब दोनों के केंद्र और 2 और 3 अनुच्छेद के बीच में अगर डिफरेंस देखना है तो ये आप शांति से यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया सेम टू सेम वही है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना? भारतीय रियासतों का एकीकरण की बात आती है। देखो जब भारत को आज़ादी मिली उस टाइम पे देखो कुछ तो हुआ करता था, एक हुआ करता था ब्रिटिश भारत, यानी वो सीधा सीधा जहाँ पर ब्रिटिश जो है वो सरकार राज करती थी तो वो ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। और एक जो इलाका हुआ करता था वो था प्रिंसली स्टेट या रियासतें, जहाँ पर इनडायरेक्ट शासन हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। चलो जी, उस टाइम पे भारत में ऑलमोस्ट 565 के अराउंड रियासतें थी, है ना? और बाद में आ जाते हैं तो मेनली, और आज़ादी के समय आते तो 562 रियासतें बच जाती है अपने यहाँ। 562, कई 552 रियासतें लिखा होता है, वो गलत है, 562 रियासतें। 562 रियासतों में से होता क्या है कि 549 रियासतें तो थोड़ा वो डराने धमकाने से जो है वो शामिल हो जाती है भारत में, है ना? जैसे अपने पटेल साहब, सरदार पटेल, प्लस इनके सेक्रेटरी हुआ करते थे VP मेनन, और बड़े इंटेलिजेंट आदमी दोनों के दोनों। अगर ये दोनों नहीं होते ना तो भारत आज जो भारत आपको दिखता है वो भारत ऐसा नहीं होता। उन्होंने पूरा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर भारत को एक करवाई दिया। इनका धन्यवाद हमें बोलना चाहिए, तभी तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना? बहुत खतरनाक आदमी है दोनों के दोनों, बहुत इंटेलिजेंट आदमी,
सामदान दंड भेद की नीति अपनाकर इन्होंने भारत को एक कर ही लिया। 549 रियासतें तो सीधी सीधा थोड़ा बहुत धमकाने की वजह से मिल जाती। 3 रियासतें जो बड़ी बड़ी रियासतें थी और वो स्वतंत्र देश बन सकती थी, ये कहती हैं कि भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे। कौन कौन सी 3 रियासतें सर? एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। चलो इनकी थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं देखो कश्मीर की। कश्मीर में यहाँ पर जो है राजा हरि सिंह होते हैं, डोगरा वंश का यहाँ पर शासन। तो राजा होते हैं यहाँ के हरि सिंह, और हरि सिंह चाहते थे कि हम कश्मीर को बनाएंगे एक स्वतंत्र देश, क्योंकि ब्रिटेन ये कह गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जिसको चाहे वो अलग पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, जिसको चाहे वो इंडिया में शामिल हो सकता है, और कोई चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकता है। तो हरि सिंह चाहते थे कि मैं स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाऊंगा जम्मू कश्मीर को, और एक मैं निष्पक्ष राष्ट्र बनूंगा यहाँ पर, है ना, इनका ये रहता है। पर यहाँ पर कश्मीर में एक व्यक्ति होते हैं शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन है साहब? जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं अभी, उनके पिताजी, और जो जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री हैं ना उमर अब्दुल्ला साहब, उनके दादाजी। अरे बड़े अच्छे आदमी हुआ करते थे। ये पहले शॉल बेचने वाले परिवार से हुआ करते थे। अच्छा खासा उन्होंने एमएससी इन्होंने करी हुई थी, अच्छी खासी ये पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में जॉब ये करते हैं, टीचर की जॉब ये करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं कि ये इनके नेहरू जी के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं, और ये चाहते थे कि ये सड़ा गला जो ये राजतंत्र ये खत्म होना चाहिए, और ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भी भारत में मिल जाए। तो आज देखो इनको गालियां देते ना लोग, इनके जानो क्या हिस्ट्री है। ये चाहते थे कि कश्मीर भारत में मिले, और ये इनकी बहुत बड़ी इनकी भूमिका थी शेख अब्दुल्ला साहब की कि कश्मीर का विलय आखिरकार भारत में हुआ। तो इनको जो है हरि सिंह ने जेल में डाल दिया, क्योंकि भाई राजतंत्र के विरोध कोई करेगा तो वो राजा तो जेल में डालेगा। शेख अब्दुल्ला साहब कई सालों तक जेल में रहे, जेल में इनको डाल दिया जाता है। पर इनकी नेहरू जी के साथ अच्छी खासी बनती थी, और ये चाहते थे कि कश्मीर भारत में मिल जाए और वहां पर भी लोकतंत्र आए, है ना। तो हरि सिंह मान नहीं रहे थे, हरि सिंह चाहते थे हम तो अलग रहेंगे, है ना। तो अब जब तक ये स्वतंत्र रहने का ये कह रहा है तब तक हम भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे भाई, फिर तब तक यूएन बन गया था, सब कुछ था ऐसा। चलो जी, अब होता क्या है, उधर से पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबायली लोग होते हैं, वो हमला कर देते हैं कश्मीर के ऊपर, और वो ऑलमोस्ट आ जाते हैं श्रीनगर के पास तक। अब जब उधर से पाकिस्तान हमला करता है तब हरि सिंह की नींद टूटती है। हरि सिंह आते हैं, हरि सिंह इधर फोन करते हैं दिल्ली पंडित जी को कि नेहरू जी बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो कांड हो गया, पाकिस्तान तो हमें लूट लेगा। अब नेहरू जी ने कहा भाई यार हम लोगों को उधर हेल्प करना चाहिए, उनकी बिल्कुल भेजना चाहिए। बड़े थोड़े से ऐसे दिल वाले आदमी हुआ करते थे थोड़े से। तो इधर पटेल साहब ने कहा रुको 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 रुको, ऐसा नहीं करना है, रुको 1 मिनट रुको, पहले एक काम करो, इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाओ। भाई हम क्यों किसी देश की हेल्प करें? ये तो यूएन का चार्टर का उल्लंघन होगा सीधा सीधा कि हम किसी देश पर हमला कर दें। हम पाकिस्तान पे हमला क्यों करें? हम नहीं कर सकते ये सब, और हमारी सेना वहां पर जा भी नहीं सकती ऐसे किसी अलग देश में। हाँ एक काम हो सकता है, आप अगर भारत में विलय कर ले तो, पर वहां के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जो वहां के हरि सिंह नवाब जो वहां के शासक हुआ करते थे वो ये वाले बात मान नहीं रहे थे। तो वीपी मेनन साहब को भेजा जाता है, पर ये हस्ताक्षर नहीं करते, है ना। उसके बाद में वो और आगे आ जाते हैं, फिर वीपी मेनन को फिर से जम्मू कश्मीर भेजा जाता है, और यहीं पर वीपी मेनन के साथ में जाते हैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ। उस टाइम पे मानेकशॉ फील्ड मार्शल नहीं होते हैं, वो जनरल होते हैं, हो जाते हैं, और रात के अंधेरे में वो जाते हैं और वहां पर जाकर रातों रात ये हस्ताक्षर करवा के लेके दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद में यहाँ पर पटेल साहब जो है वो सेना भेजते हैं यहाँ से, और फिर सेना भेजने के बाद तो देखो हमारी, हालांकि माउंट बेटन मना करते हैं, हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे माउंट बेटन इंडिया के उस टाइम पे, मगर उनकी बात को नहीं मानकर पटेल साहब और नेहरू जी ने सोचा कि नहीं भाई सेना भेजेंगे, और अपनी इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जाके उन कबायली इलाकों को, वो जो कबायली लोग आए थे उनको रोक देती है वहीं के वहीं, है ना, वहीं के वहीं रोक देती है। नहीं तो अगर नहीं जाते तो वो कश्मीर पे, ये श्रीनगर पे भी कब्जा कर लेते हैं। अरे वो तो श्रीनगर पे कब्जा कर ही लेते हैं, और वहाँ के जो जितने भी हवाई अड्डे थे उन पर भी कब्जा कर लेते हैं, अगर वो कबायली लोग रेप करने में और कश्मीर की जनता को लूटने में का अपना टाइम वेस्ट नहीं करते तो। उसके बाद में जब पाकिस्तान से लड़ाई होने लगती है तो लियाकत अली साहब पाकिस्तान के उस टाइम में प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, उनसे नेहरू जी फोन करके बात करते हैं कि लियाकत अली साहब क्या बात आप कर रहे हैं, ये है ना, इनको कबायली लोगों को आप वापस आप बुलाओ। तो ऐसा होते होते जो है जब मामला गया तो लियाकत अली कहते हैं भाई यूएन में चल लो, है ना, और माउंट बेटन भी यूएन में जाने की बात करते हैं। और जो यहीं पर एक गलती जो है वहां पर नेहरू जी से हो जाती है, क्योंकि नेहरू जी का स्वभाव थोड़ा सा क्या था कि बैठकर बात करने वाला हुआ करता था, है ना।
तो नेहरू जी ये कहते थे कि भाई यूएन में जाने की घोषणा कर देते हैं। हालांकि पटेल साहब भाग के आते भी हैं रोकने के लिए, तब तक ऑल इंडिया रेडियो पर जो है वो नेहरू साहब कह देते हैं कि भाई नेहरू इसको हम यूएन में लेके जाएंगे मामले को। उस टाइम पे अगर थोड़ा सा जल्दी कर लेते पटेल साहब और नेहरू जी को रोक लेते तो हमारा ये सिस्टम नहीं होता, है ना। ये थोड़ी सी नेहरू जी की गलती भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर बात में उनको ही गालियां देते रहे हम लोग कि ये कर दिया वो कर दिया। भाई अच्छे काम करे वो भी तो देख लो। ये कश्मीर की कहानी, हैदराबाद में कुछ अलग सिस्टम चल रहा था। हैदराबाद के जो निजाम हुआ करते थे, मीर उस्मान अली साहब, मीर उस्मान अली इतने अमीर आदमी थे, कहते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। और हैदराबाद का जो इलाका जिसमें आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका का कुछ एरिया हुआ करता था, ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद का जो इलाका था उसका क्षेत्रफल ब्रिटेन से भी ज़्यादा बड़ा था। यानी एक स्वतंत्र देश ये बन सकता था आराम से, और बहुत अमीर था। अरे भाई हैदराबाद के जो निजाम थे मीर उस्मान अली साहब, इनकी बहुरानी कहाँ से थी आपको पता है? इनके बेटे की शादी हुई थी तुर्की के खलीफा के साथ। मुस्लिम जगत का सबसे प्रभावी व्यक्ति, उसकी लड़की के साथ शादी होती है इनकी, तो सोचो कितने अमीर आदमी हुआ करते थे, है ना। तो ये कहते थे भाई हम भी अलग से स्वतंत्र देश रहेंगे। ये ना नेहरू जी को ना पटेल साहब को ये गवारा थी कि भारत के पेट में कोई कैंसर रहे, पेट में कोई दूसरा देश, अलग से कोई देश बने बीचों बीच, ये इनको बिल्कुल गवारा नहीं था। पटेल साहब ने कहा, एकीकरण का काम उनके हाथ में था। उन्होंने कहा कि भाई साहब, निजाम को कहा कि आप जो है वो कर लो। निजाम तो नहीं, ठीक ठाक सा आदमी था। इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था दीवान, वो रिजवी करके कुछ, है ना। तो वो दीवान थोड़ा सा टेढ़ा आदमी था, तो दीवान को फिर धमकी देते हैं और वहां पर बाद में चलाया जाता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए दिया जाता है कि हैदराबाद में अमीर अमीर आदमी रहा करते थे, तो ये पोलो खेला करते थे, तो इसलिए ऑपरेशन पोलो नाम दिया जाता है। तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को भी मिला लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, रजाकार्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता को परेशान करने लगते हैं। 85% जनता वहाँ की हिंदू हुआ करती थी, तो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार ये रजाकार्स करते हैं। तो फिर सेना वहाँ पर भेजा जाता है, सेना के माध्यम से कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो के थ्रू उसको मिला लिया जाता है। अब बचा जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब हुआ करते थे यहाँ पर महाबत खां, ये अलग आदमी है महाबत खां। देखो जूनागढ़ के नवाब, इनकी 90% जनता हिंदू, नवाब मुस्लिम। और जम्मू कश्मीर में देखो क्या था, वहाँ की 90% जनता मुस्लिम और वहाँ के राजा हिंदू। उल्टा सिस्टम, तो सेम ऐसा यहाँ महाबत खां और इनके जो होते हैं प्रधानमंत्री, इनके सॉरी दीवान होते हैं शाहनवाज भुट्टो। ये जो बिलावल भुट्टो का आपने नाम सुना है? अभी पाकिस्तान के जो अभी मंत्री भी हुआ करते थे, कौन रात के अंधेरों में हमले किया करते हैं, वो एक अजीब सा इंसान जो है वो भाषण दे रहा है। जो डरते हैं वो रात के हमलों में, रात के अंधेरों में हमला किया करते हैं, ये बेनजीर भुट्टो। अरे वो जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, है जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं किया गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब करवा लेते हैं। ये जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान, ये बांग्लादेश बनता उस वक्त होते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, वो इनके पूर्वज शाहनवाज भुट्टो, ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दीवान, प्रधानमंत्री दीवान वही। तो ये क्या कहते थे, ये महाबत खान हो रही कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। अब पटेल साहब बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं, वहाँ की जनता मानने को तैयार नहीं। भाई हम तो इंडिया में रहना चाहते हैं, जनता कह रही है इंडिया में रहेंगे, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो पाकिस्तान में जिन्ना साहब से बात चल रही होती है, जिन्ना साहब कहते हैं भाई हमें शामिल हो जाओ आप पाकिस्तान में, और यहाँ से नेहरू जी और पटेल साहब कहते हैं कि नहीं, भारत में आप शामिल हो, आप जनमत संग्रह करवा लो, है ना। फाइनली फिर नहीं मानते हैं, तो यहाँ से दबाव बढ़ता है और वहाँ पर सैन्य कार्रवाई की जाती है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा वहाँ पर जूनागढ़ को फिर फाइनली वहाँ पर जनमत संग्रह किया जाता है और इंडिया में मिला लिया जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाबत खां जो है वो, उनको लग जाता है कि भारतीय सेना आ रही है, तो वो जल्दीबाजी में भागते हैं और उनके पास बहुत सारे कुत्ते थे। ये अपनी एरोप्लेन में कुत्ते लेके भाग जाते हैं और अपनी बेगम छोड़ के यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो ये कहानी है कि ऐसा नवाब जो अपने कुत्तों को ले गया और बेगम को छोड़ गया, कुत्तों से ज़्यादा प्यार था, तो वो यही थे महाबत खां। अब महाबत खां के जो पूर्वज हैं, वो ये पूर्वज क्या है, उनके डिसेंडेंट पाकिस्तान में है, और वो केस करके रखते हैं कि भाई ये जूनागढ़ की ज़मीन हमारी है, ये चलता रहेगा केस। तो इस तरीके से ये 3 राज्यों को भी फाइनली मिला लिया जाता है। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को, और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भी फाइनली मिला लिया जाता है। अब देश का एकीकरण हो गया, सब हो गया। अब फाइनली यहाँ पर बात उठ के आने लगी कि यहाँ पर जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाओ जी। हालांकि इससे पहले नेहरू जी सब लोग बात करते थे कि भाषा के आधार पर देश बने, पर अब हुआ क्या है कि देखो बंटवारा पहले ही हो चुका है, देश में देश टूट रहा है।
तो किसी एक भाषा के नाम पर एक राज्य बनाए, इस बात का डर लग रहा था कि फिर देश टूट ना जाए भाषा के आधार पर। इसलिए भाई मना कर दिया गया है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया एस के धर की अध्यक्षता में, जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में 1948 में एक कमीशन बनाया गया। एस के धर कमीशन ने कहा कि भाई राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये वाले इसकी बात सुनकर तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शन बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि भाई तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके एक अलग राज्य बनाओ आंध्र प्रदेश, समझ रहे हो। तो इसकी बात आई तो जनता को शांत करने के लिए एक नई कमेटी बनाएगी, जेवीपी समिति। जेवीपी में देखो, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सिद्धरामैया। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है 1949 में, और ये समिति जो धरा आयोग है उसकी रिपोर्ट की समीक्षा करती है, और ये भी यही कहती है कि भाई भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जाना चाहिए किसी राज्य का, ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो सकता है। अब ये वाली बात सुनकर तो आंध्र प्रदेश में खूब ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लग गया। एक गांधीवादी कांग्रेस के नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, क्या पोट्टी श्री रामुलु गांधीवादी नेता थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ये अनशन कर देते हैं, आमरण अनशन। आमरण अनशन ये कर देते हैं कि भाई अगर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नहीं बनाया गया तो हम मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ये देखो, थोड़ी सी मैं यहाँ पर कहूँगा कि नेहरू सरकार की थोड़ी सी यहाँ पर गलती, और ये हम कह सकते थोड़ी सी संवेदना सरकार ने नहीं दिखाई। और पोट्टी श्री रामुलु जो एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे, वो नेहरू जी जैसे बड़ी शख्सियत के काल में मर जाते हैं। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में ये मर जाते हैं, 56वें दिन ये मर जाते हैं। इतनी बड़ी भूख हड़ताल आज तक किसी ने इतिहास में नहीं करी। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में ये मर जाते हैं, और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है आंध्र प्रदेश में आग लग जाती है, और फाइनली आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया राज्य बनाना पड़ता है। तो कभी क्वेश्चन बने, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में इसको गठित कर दिया गया। अब गठित तो कर दिया, पर फिर बाकी राज्यों में उठने लगी भाषा के आधार पर, तो इसके लिए अलग से एक कमीशन बनाया गया, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? फजल अली आयोग। तो फजल अली की अध्यक्षता में एक नया आयोग बनाया जाता है। इसके और 2 सदस्य होते हैं, याद रखना, के एम पणिकर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। के एम पणिकर और कुंजरू की अध्यक्षता में एक नया आयोग बनाया जाता है। 1955 में यह आयोग सिफारिशें देता है, तो उन सिफारिशों के आधार पर फिर 1956 में नए राज्य गठित कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान बना था ना 1956 में, फिर बन गया था। ऐसा बहुत सारे राज्य और फिर भाषा के आधार पर बनाए जाने लगते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर फाइनली 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो गठित कर दिए जाते हैं, और फिर इसी समिति की, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है वो बनता है ना। इससे पहले देखो, ये ABCD करके ये श्रेणियों के राज्य हुआ करते थे, इसको सब हटा दिया जाता है बाद में। फाइनली इन सब को समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। बाद में देखो धीरे धीरे और राज्यों का जो है वो बनते रहते हैं भाषा के आधार पर। जैसे हम देखें 1960 में बॉम्बे, जो प्रेसिडेंसी बॉम्बे से अलग होकर देखो गुजरात बन जाता है, तो मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले गुजरात बन जाते हैं। 1963 में ऐसे ही असम से नागालैंड को अलग कर दिया जाता है। 1966 में जो है वो पहले पंजाब था, उस पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया जाता है, जो हिंदी भाषी है, और हरियाणवी बोलने वाले हिंदी भाषी जो वो हरियाणा, और जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब बन जाता है। ऐसा ही 1971 में हिमाचल प्रदेश को फिर यूटी से नया राज्य बना दिया जाता है। ऐसा ही सेम मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पहले सारे के सारे किसके हुआ करते थे? ये सारे के सारे पहले आसाम के पार्ट हुआ करते थे, तो ये इनका बना दिया जाता है अलग, है ना। चलो, और ये याद रखना आपको, राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना था मेंस में, राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से चला आ रहा है। तो 1947 से ही आपको बताना था कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, फिर भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का आपको एग्जाम्पल देना था, फिर आप दे देते 2000 में 3 राज्य जो अलग हुए उनका, बिहार से झारखंड, MP से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उसके बाद आप 2014 में तेलंगाना का उसमें एग्जाम्पल देते, और 2019 में जो जम्मू कश्मीर जो है उसका पुनर्गठन हुआ, पुनर्सीमांकन, इसका एग्जाम्पल दे देते, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था भारत का, बिल्कुल सही बात। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा जो है वो राज्य बन जाते हैं, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर वहाँ पर दे दिया जाता है। 2000 में मैं ये बता ही चुका हूँ आपको, बन गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया जाता है। चलो, और एक चीज़ जो नहीं दी गई है तो वो आप समझ लेना कि 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2, इसका भी पुनर्गठन हो गया, राज्य का पुनर्गठन ही है ये भी, तो 2 यूटी बना दी जाती है, एक लद्दाख और एक JNK। चलो जी, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो असेंबली भी है,
तो असेंबली समेत अपने यहाँ 3 यूटी है, एक दिल्ली, एक ये जो पांडिचेरी, और एक कौन सी, जम्मू कश्मीर। तो ऐसा 3 स्टेट इंडिया में, 3 यूटी ऐसी है जिनमें असेंबली है। चलो जी, अब नेक्स्ट देते हैं नागरिकता। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सबसे पहले याद रखना है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिया गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में? तो देखो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 की बात करता है ये संविधान में जो बात करते हैं, उसके बाद में तो नए नए एक्ट भी बने हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन माने जाएंगे? तो सबसे पहले ये है कि जो भारत में जन्मे होंगे वो, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो वो, या जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो वो नागरिक माने जाएंगे, है ना। तो भारत के नागरिक कौन कौन होंगे? तो जो भारत में जन्मे हैं वो भारत के नागरिक। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, भाई बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से कोई भारत में, तो वो नागरिक बन जाएंगे। ये देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कब आया है, ये सब ये समझो कि कैसे कैसे बनेंगे। तो जो पाकिस्तान से भारत आ गया वो। नेक्स्ट है, जो देखो यहाँ भारत में उसकी बात नहीं बनी तो वो पाकिस्तान चला गया जी, पाकिस्तान में दही दूध की नदियां बहेंगी, वहां चले जाएंगे फिर पाकिस्तान जाने के बाद पता लगा कि नहीं, यहाँ कोई दही दूध की नदियां नहीं है, हम वापस भारत जाएंगे, नहीं बना तो वापस भारत आ गया। तो ऐसे आदमी को भारत की नागरिकता लेनी हो तो उसको अनुच्छेद 7 के अनुसार नागरिकता मिलेगी, ठीक है ना। अनुच्छेद 8 बात करता है जो भारत के बाहर रह रहे हों। भाई कुछ लोग ऐसे थे जो कनाडा में रह रहे थे, कोई यूएस में रह रहे थे, कोई यूके में रह रहे थे, उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वहां पर भारतीय दूतावास में जाकर आवेदन देंगे और उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चलो जी, अनुच्छेद 9 में याद रखना 9, यानी अनुच्छेद 9 जो है 9, वो बात करता है नागरिकता छीनने की, कि किसे नागरिकता नहीं मिलेगी। तो जो दूसरे देश की नागरिकता अपना लेगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। 9 से नाम 9 याद रखना, 9 से 9, है ना। तो 9 से 9 याद रखना है, यानी अनुच्छेद 9 में नागरिकता त्यागने की, नागरिकता छीनने की बात होती है। नागरिकता का निरंतर अधिकार है, अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक है वो तब तक नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद ऐसा कानून बनाकर किसी की नागरिकता समाप्त ना कर दें। अगला अनुच्छेद 11 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ऐसे ही 1955 में कानून बनाया जाता है, और आपने सुना होगा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये किसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग बनाया गया? इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था। अब उसमें कुछ विवादास्पद मामला था कि भाई धर्म के आधार पर वहां पर भेदभाव किया गया है ना। तो धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, किसी और दिन अगर समझना हो तो समझेंगे, जबकि ये करंट का मामला है तो आप करंट में ये देख लीजिएगा, या अगर आपकी डिमांड रही तो किसी दिन CAA को अलग से डिस्कस कर लेंगे। चलो जी, अब नागरिकता के मुख्य आधार की नागरिकता को प्राप्त कैसे कैसे किया जा सकता है? तो 5 आधार पर किया जा सकता है। एक है भाई जन्म के द्वारा, यानी जो इंडिया में जन्मा है उसके आधार पर उसे स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, यानी हमारे और आपके बच्चे होंगे ना, उनको अपने आप नागरिकता, हमें भी मिल गई, हमारे पापा मम्मी भारत से हैं तो हमें अपने आप नागरिकता मिल गई, समझो। चलो जी, एक है वंशानुग्रहण के आधार पर, यानी जो वंश के अकॉर्डिंग, यानी जिसका कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर तो पैदा हुआ, यानी माता पर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अगला, वो पंजीकरण करा लेगा तो उसके आधार पर। अगला है पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा लें, यानी कुछ विशेष श्रेणी के विदेशी नागरिक है वो पंजीकरण करा लें तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे भारतीय मूल के लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग, वो भारतीय मूल के लोग, मतलब उनका ओरिजिन भारत में ही था, उनके बाप दादा कहीं भारत में थे, अब वो कहीं और चले गए और फिर भारत का नागरिक बनना चाहते तो उनको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, है ना। वो अगर भारतीय नागरिक से विवाह कर ले 7 साल बाद में यहाँ, और या भारत में 7 साल तक रहने लगे और उसके बाद शादी कर ले तो उनको नागरिकता मिल सकती है। अगला, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी क्षेत्र समावेशन के आधार पर। जैसे आज मान लो कि बलूचिस्तान है, सर क्यों बलूचिस्तान के चक्कर में पीछे पड़े हो आप, पाकिस्तान को और तोड़ोगे क्या? हाँ तोड़ेंगे भाई, पाकिस्तान के लखन ही ऐसे। देखो क्या है, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। अब कल को बलूचिस्तान कहते कि हम तो भारत के साथ मिलेंगे और हम उसको बना लें, इंडिया उसको बना ले अपना 29वां राज्य, तो जितने भी बलूचिस्तान के नागरिक हैं वो अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे, ये क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। जैसे 1975 में हमने सिक्किम को मिलाया तो अपने आप सिक्किम के नागरिक भारत के नागरिक बन गए। जैसे हमने पांडिचेरी को मिलाया तो अपने आप गोवा को मिलाया तो अपने आप वहाँ के नागरिक जो है भारत के नागरिक बन गए। एक होता है बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक भारत में रह ले तो भारत का नागरिक बन जाएगा। जैसे 11 वर्ष तक तो वो कभी भी रह ले, है ना। जैसे मान लो कि वो मतलब पिछले 20 सालों में 11 साल भारत में रह लिया ऐसा, और जो लास्ट का 1 साल है वो 1 साल वर्ष लगातार भारत में रह ले तो फिर कुछ कंडीशन पूरी करने के बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और देखना इसी के आधार पर, इसी में चेंज किया गया था CAA में, इसमें कह दिया गया था जो यहाँ पर ये 12 वर्ष हैं, इस 12 वर्ष की समय अवधि को घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया था CAA में।
है ना, जो कुछ विशेष धर्मों से संबंधित थे, जो अल्पसंख्यक यहाँ पर हुआ करते थे। अब ये सेम देखो, वो नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है, 5 आधार मैं बता दूंगा आपको, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि और नेचुरलाइजेशन के आधार पर। तो सर नागरिकता प्राप्त करने के तरीके तो आपने बता दिए, समाप्त कैसे हो सकती है? 3 तरीके से समाप्त हो सकती है सर। कौन से? एक तो व्यक्ति खुद ही बोल दे मुझे इंडिया की नागरिकता नहीं चाहिए, मैं तो यूके जाऊंगा जी, मैं तो कनाडा जाऊंगा जी, जैसे अक्षय कुमार ये भारत के नागरिक नहीं है, कनाडा के नागरिक है, खुद चली जाएगी। अगला, कोई भारत का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ले ले और वो भारत को बताएंगे भी नहीं, तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। जैसे कभी कभी राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि इनकी नागरिकता तो जो है वो कहीं पता नहीं इटली कहीं की नागरिकता है इनकी, तो अगर उन्होंने कहीं देश की दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की तो इनकी नागरिकता जाएगी इंडिया की, अपने आप चली जाएगी, खत्म हो जाएगी उसी दिन से, जिस दिन से ये किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, है ना, क्योंकि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते अपनी इंडिया में। अगला क्या है, भारत सरकार किसी की नागरिकता वापस ले ले। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि हम कोई ऐसा कोई कांड कर दें और कोई ऐसा गुनाह कर दे और हमारी नागरिकता सरकार छीन सकती है? नहीं, हम ओरिजिनली इंडिया के नागरिक हैं, हमारी सरकार नागरिकता नहीं छीन सकती, बिल्कुल हमारी नागरिकता नहीं छीन सकती। सर किसकी छीन सकती है? उन लोगों की जिन्होंने धोखे से नागरिकता प्राप्त कर ली। जैसे मान लो कोई ब्रिटेन का आदमी है, उसने भारत की नागरिकता ले ली, बिल्कुल ले ली, पर अब पता लगे कि उन्होंने भारत की नागरिकता धोखे से ली है ना, कुछ घपला करके उन्होंने 11 वर्ष और ये रहा ही नहीं इंडिया में और इसने धोखे से नागरिकता ले ली, और सरकार को पता लग जाए तो इसकी नागरिकता छीन लेगी वापस की नहीं है, अब आप भारत के नागरिक नहीं है, या ये देशद्रोह कर दे, है ना, तो देशद्रोह कर दे, या कोई बड़ा अपराध कर दे जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सजा हो, ऐसा कोई अपराध कर दे, तो भाई सरकार बोलेगी भाई आप भारत के नागरिक बनने लायक नहीं हो, आप तो अपराधी हो, अब जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए आपको नागरिकता, नहीं देंगे हम। अगला, विदेश सरकार किसी विदेश सरकार की सेवा ये ग्रहण कर ले बिना भारतीय सरकार की अनुमति के, तब। या और क्या हो सकता है, ये जो है कोई जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए, जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए, तभी बोला जाएगा बाहर भी जाओ, आपको नागरिकता नहीं, छीन लिया आपकी नागरिकता, ऐसे। बट जो परमानेंट नागरिक हैं उनकी नागरिकता नहीं छीन सकते। हम और आपसे कितने बड़े कांड कर दे, हमें फांसी की सजा हो जाए, मगर हमारी नागरिकता नहीं छीन सकती सरकार, है ना। चलो अब एक कंसेप्ट आता है एनआरआई, है ना, कहते हैं ना एनआरआई है तो बहुत बड़ा आदमी, एनआरआई को अच्छा बड़ा आदमी समझा जाता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, है ना। अच्छा पहले इनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता था, पर अब ये नाम हटाकर ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर कर दिया गया इसका नाम, है ना। चलो जी, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पहले हुआ करता था, उसको और ओसीआई को मिलाकर ये ओसीआई कार्ड धारक इसको बना दिया गया। देखो इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। एनआरआई कौन होता है? नॉन रेसिडेंशियल, अनिवासी भारतीय, जो 182 दिनों से ज़्यादा, 365 दिनों में से 182 दिनों से ज़्यादा भारत से बाहर रहता हो, वो एनआरआई है ना। ओसीआई कौन है फिर? ओवरसीज सिटीजन इंडिया कौन है? ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कोई विदेशी नागरिक जो भारत में जन्मा था या उसके वंशज भारत में रहे हों या भारत का वो पूर्व नागरिक रहा हो और अब किसी और देश की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली है, तो वो याद रखना, जो एनआरआई होता है वो होता भारतीय नागरिक ही है, इसके पास पासपोर्ट भी भारत का ही होता है, पर जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है ये भारत का नागरिक नहीं, ये विदेशी नागरिक होता है, इसके पास पासपोर्ट भी इंडिया का नहीं होगा। इसके बाद जैसे कनाडा गया तो कनाडा का, यूके का तो यूके का पासपोर्ट होगा, इंडिया का पासपोर्ट नहीं होगा। इसके पास क्या होगा? एक ओसीआई कार्ड होता है ना। क्या ये एनआरआई भारत में वोट डाल सकता है? बिल्कुल वोट डाल सकता है। क्या ये ओसीआई डाल सकता है? बिल्कुल नहीं डाल सकता, क्यों? भारत का नागरिक ही नहीं है तो कैसे डालेगा। क्या ये भारत में नौकरी के लिए पात्र है? तो बिल्कुल पात्र है। पर क्या ओसीआई है? बिल्कुल नहीं है, सरकारी नौकरी वो नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्या ये एनआरआई चुनाव लड़ सकता है, संसद सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या ये ओसीआई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि क्या ये करेगा तो नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि ओसीआई कार्ड धारक, जो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हो सकता है टेक्निकली गलत हो, जैसे अक्षय कुमार है, ये पहले भारत का नागरिक हुआ करता था, अब नहीं है ना। तो ये मान लीजिए कि इसने ओसीआई कार्ड है ये बनवा रखा था, तो सर ओसीआई कार्ड का फायदा क्या होता है, क्यों बनवाते हैं? इसमें क्या होता है कि वीजा लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आने जाने के लिए वीजा थोड़ा सा जो नॉर्म्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, इसलिए ले लेते हैं। तो क्या अक्षय कुमार जो है वो चुनाव लड़ सकता? नहीं लड़ सकता। वोट दे सकता? नहीं दे सकता, है ना। क्या वो संपत्ति खरीद सकता है एनआरआई? तो वो हर प्रकार की संपत्ति खरीद सकता है, संपत्ति ओसीआई भी खरीद सकता है, पर याद रखना ये कृषि भूमि और फार्म हाउस नहीं खरीद सकता। यहाँ पर देखो, ये जो एनआरआई है उसके उस सारे अधिकार होते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, सारे के सारे, और लगभग सारे अधिकार ओसीआई को भी मिले होते हैं। इसके पास जो है वो वीजा की आवश्यकता होती है क्या एनआरआई को भारत में आने के लिए? नहीं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो यहाँ पर ओसीआई को भी वीजा की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ओसीआई कार्ड लेकर रखते हैं, है ना। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह होते हैं वो ओसीआई कार्ड लेके रखते हैं। लाइफ टाइम मल्टीपल एंट्री वीजा प्राप्त होता है इसे, जब आना आओ, जब आना जाओ। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य तो सब कुछ भारतीय नागरिक की तरह से मिलता है।
और यहाँ पर देखो ये शिक्षा, मेडिकल सुविधा, ये लगभग सारी सीमाएं वैसे ही होती है जो भारतीय नागरिकों को मिलती है, वैसे मिलती है किसको, ठीक है। भारतीय कानूनों का पालन दोनों को करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अंतर इनमें देखना है, ये हमने देख लिया। चलो ये हमने देख लिया पूरे डिटेल में प्रावधान, इससे बाहर क्वेश्चन बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका काम क्या करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है और एनसीईआरटी पढ़नी है बस, है ना। बाकी ये क्वेश्चन कुछ आपको दिख रहे हैं, उन क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर के हैं, उनके आंसर मैं आपको बता दूं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बात की गई है कि संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन की योजना के तहत की गई थी, संविधान सभा का पहला सत्र लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुआ था, संविधान सभा में सभी सदस्य भारत के आम नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, तो कौन सा सही है, तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, बाकी ये गलत है। तो लॉर्ड माउंटबेटन थोड़े थे, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। आम नागरिकों में क्या प्रत्यक्ष रूप से, नहीं प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, तो बिल्कुल ये दोनों गलत है ना। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से जाएं तो दूसरा इसमें गलत, इसमें गलत, इसमें गलत, तो अपने आप आंसर आ गया ए। अगला है यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या गया था, तो मैंने बताया था आपको पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना तैयार की जाती है, ऑप्शन सी। यहाँ पर किसमें सबसे ज्यादा समय दिया जाता है किसकी चर्चा में, तो भाषा के आधार पर, कि भारत की भाषा क्या होनी चाहिए, इसके आधार पर ये सबसे ज्यादा टाइम इसमें। अगला है किस समिति के आधार पर संविधान सभा बनी थी, देखा मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और ये सब पीवाईक्यू हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं सारे के सारे। तो कैबिनेट मिशन, नेहरू कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन आयोग, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये सारे के सारे किसमें, कैबिनेट मिशन के आधार पर। ये क्वेश्चन है सारे के सारे पीवाईक्यू। अब आज के पीवाईक्यू हैं आपके पास ये, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इनके आंसर हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आपको इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और फिर अगले दिन जब हम करेक्ट आंसर आपको बताएंगे तो आपको बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, है ना, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, तैयारी जीत की।